नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। हमारी माइथोलॉजी में, हमारी पौराणिक कथाओं में एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है भस्मासुर का। आपने उस चरित्र के बारे में बचपन से सुना होगा, हम सब ने उसको सुना है, पढ़ा है। उसका नाम है, जैसा मैंने कहा, भस्मासुर। जिसके सर में हाथ रख दे उसको भस्म कर देने वाला असुर। कहानी कुछ यूं है कि एक राक्षस था जो भगवान शिव का बहुत भक्त था, और भगवान शिव जाने जाते हैं अपने भक्तों को कोई भी वरदान जो वो मांगे उसे दे देने के लिए। तो इन साहब ने शिव जी की बहुत तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगा। वरदान ये मांगा कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और भगवान शिव ने भोलेपन से तथास्तु कह दिया। अब ये साहब सुपर पावर पाके अनियंत्रित हो हर किसी को भस्म करने लगे। इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए, इतने ज्यादा अहंकारी हो गए कि एक बार शिव जी को ही भस्म करने की इन्होंने ठान ली। लंबी कहानी है। अंततः शिव जी ने ली भगवान विष्णु की शरण। विष्णु भगवान ने एक नर्तकी मोहिनी का रूप धरा, और उस नर्तकी ने अपने सौंदर्य से इस असुर को पहले अपने काबू में किया, फिर इस असुर का हाथ उसी के सर पर रख दिया और असुर भस्म हो गया। इस कहानी का जिक्र इसलिए कि हमारी भारतीय राजनीति में भी ऐसे किरदार अक्सर देखने को मिलते हैं जिनको भोलेपन में या अपने किसी कुटिल राजनीतिक इरादे को परवान चढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति, कोई पार्टी पहले प्रमोट करती है, और बाद में वह व्यक्ति उसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के लिए भस्मासुर हो जाता है। उदाहरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नैतिक आधार पर कुछ बरस पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया, और उनको लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता हूं जो रिमोट कंट्रोल से संचालित हो, और जब मैं कहूं इस्तीफा दे दे। उन्होंने जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, और जितिन राम मांझी बन गए भस्मासुर, हाथ से बाहर निकल गए। एक और शख्स है भारतीय राजनीति में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उस समय में संरक्षण दिया, अपने साथ लिया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नीचे थी और कांग्रेस को राजनीति में पीछे करने के लिए हर प्रकार का कदम उठा रही थी, हर प्रकार की चाल चल रही थी। ये व्यक्ति लेकिन आज बीजेपी के लिए भस्मासुर समान हो गए हैं। इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। तो चलिए आज चर्चा करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस भस्मासुर को आखिर बीजेपी टॉलरेट क्यों कर रही है, क्यों नहीं इन व्यक्ति पर वो कोई कार्रवाई करती है। यूं तो हर विपक्षी पर जो जरा सा भी विरोध का स्वर बुलंद करता है उसके दरवाजे नाना प्रकार की केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं, उस पर एक्शन होता है, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्विक एक्शन के लिए जाना जाता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर बीजेपी खामोश है। तो चलिए पहले समझते हैं ये हैं कौन, ये सुब्रमण्यम स्वामी आखिर आए कहां से और इतने ज्यादा चर्चित कैसे हुए। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जिनकी यात्रा यदि आप समझने का प्रयास करें तो पाएंगे वे लगातार मोड़ों से भरी रही है और विवादों से संचालित रही है। इनका अच्छा पक्ष भी है। अच्छा पक्ष ये है कि ये इनकी जो शैक्षणिक करियर है वो बहुत चमकदार है, और इंटरनेशनल फोरम पर भी ये सम्मानित रहे हैं। लेकिन इनकी राजनीतिक यात्रा घूमती, टकराती और बदलती राहों में बटी नजर आती है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक किया, फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, प्रोफेसर बने और इंटरनेशनल मामलों के विशेषज्ञ के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए। तो आप कह सकते हैं कि इनके जीवन का ये पहला चरण था, शुरुआती अध्याय था। ये बड़ा शांत, सुविचारित और शोध प्रधान था। इनकी प्रशंसा होती थी, इनके दिमाग की चर्चा होती थी, कितने विद्वान व्यक्ति हैं।
लेकिन जैसे ही इनको राजनीति का चस्का लगा या ये राजनीति में आए, इनका व्यक्तित्व एकदम से पलट गया। टकराव, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक कटुता, ये सुब्रमण्यम स्वामी के सार्वजनिक जीवन की पहचान है। 80 के दशक में सुब्रमण्यम स्वामी, या 80 के एंड में आप कह सकते हैं, भारतीय राजनीति के केंद्र में उभरते नजर आए थे। ये वो दौर था जब राजीव गांधी के वे काफी करीब थे। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ये करीबी मित्रों में गिने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था और नीतियों से जुड़े मामले में राजीव जी इनसे सलाह लिया करते थे, और कांग्रेस के कई शीर्ष नेता इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक विशेषज्ञ के तौर पर कांग्रेस की मदद करते थे। लेकिन ये नजदीकी ज्यादा समय टिकी नहीं। जिस तेजी से स्वामी कांग्रेस के करीब पहुंचे, उसके शीर्ष नेतृत्व के करीब पहुंचे, उतनी तेजी से उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा भी खोल लिया। और जब बोफोर्स कांड आया सामने, बोफोर्स स्कैम सामने आया, स्वामी ने कई प्रकार के आरोप गांधी परिवार पर लगाए। बोफोर्स मुद्दे ने स्वामी के जीवन को, राजनीतिक जीवन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, और ये गंभीर आरोप न सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित थे, बल्कि स्वर्गीय राजीव गांधी और विशेष रूप से सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर आ गई सोनिया गांधी। उन्होंने खुले तौर पर दावा किया कि बोफोर्स तोप सौदे में दलाली जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति को आरोपित किया गया था, एक इटालियन थे, ओतावियो क्वात्रोची को बकौल सुब्रमण्यम स्वामी, वे सोनिया गांधी के गहरे मित्र थे, और वे ही इस पूरे सौदे में दलाल थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस दौर में, और अभी भी वो तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं कि जो पैसा बोफोर्स में घूस के रूप में मिला, वो क्वात्रोची के पास गया और क्वात्रोची के जरिए गांधी परिवार तक आया। यह आरोप, बोफोर्स घूस कांड, उस समय 1987, 88, 89 में राजनीतिक बवंडर बना था। आपको स्मरण करा दूं, इसी बोफोर्स कांड और एक रक्षा सौदा था पनडुब्बियों का, इन दो मुद्दों को लेकर तत्कालीन रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, और वो एक बेहद ईमानदार चेहरे के रूप में भारतीय राजनीति में आए। मैं कई बार आपको वो नारा सुनाता हूं, जो नारा उन दिनों गूंजा करता था कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स कांड के कथित घोटाले के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री बन गए। उनकी सरकार कुछ समय बाद गिर गई, और कांग्रेस की मदद से चंद्रशेखर ने कुछ समय के लिए केंद्र में सरकार बनाई। और जब कांग्रेस की मदद से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के रूप में उनको चंद्रशेखर ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। बहुत थोड़ा सा कार्यकाल था चंद्रशेखर सरकार का, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन उस थोड़े से कार्यकाल में भी स्वामी ने अपनी पहचान एक कठोर प्रशासक और एक नीतिवान व्यक्ति के रूप में, मंत्री के रूप में एस्टैब्लिश की। सरकार गिर गई, सुब्रमण्यम स्वामी पैदल हो गए, और उसके बाद वो राजनीतिक एकाकीपन के शिकार हो गए। और यहां पर इस व्यक्ति श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी एक नई छवि गढ़ी कि मैं तो सच बोलता हूं, जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा। और यही वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसकी पब्लिक इमेज अच्छी हो, जो विद्वान हो, तर्कपूर्ण बातें करता हो। तो बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी को अडॉप्ट कर लिया, और धीरे धीरे स्वामी हिंदुत्व राजनीति के अनौपचारिक समर्थन की भूमिका में उतर गए। भाजपा को, जैसा मैंने कहा, एक हमलावर चाहिए था कांग्रेस पर रोज अटैक करने के लिए। स्वामी उसके करीब हो गए, इतना करीब हो गए कि कांग्रेस के वे सबसे कठोर आलोचक बन गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ न केवल राजनीतिक हमले शुरू किए, व्यक्तिगत हमले भी किए, और कानूनी लड़ाइयां भी शुरू कर दी। डेली नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, उसका केस इन लड़ाइयों में सबसे प्रमुख है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के कोष का दुरुपयोग किया है,
और नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट, ये वो ट्रस्ट है जो इस अखबार को और 2 अन्य अखबारों को संचालित करता है। इस ट्रस्ट की जो संपत्तियां हैं उनको हड़पने के लिए एक साजिश सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी और उन्होंने 2013 में दावा किया कि बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग भी गांधी परिवार ने और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने करी, जिसके जरिए नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की संपत्तियों को गांधी परिवार अपने कब्जे में ले सके। आधार पर और न्यूनतम दाम लगा करके कुछ 90 करोड़ ऐसा कुछ उसको लगा करके इन्होंने इसको खरीदा। उसमें कांग्रेस पार्टी की भी योगदान थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कर्जा पड़ी हुई थी उस सबको कांग्रेस पार्टी ने इन्हें ख़त्म कर दिया था, तो इनके पक्ष में। लेकिन कौन थे वो वही थे जो यंग इंडियन में भी वहाँ थे। जैसे सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, ये महामंत्री था राहुल गांधी, फिर ट्रेजरर था एक ही आदमी का। और स्वामी का आरोप ये था कि यंग इंडियन नाम से जो नई कंपनी बनाई गई है उसने नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति, कई 100 करोड़ की संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है। मजेदार ये बात यह है कि 2013 में यह केस एक निजी पिटीशन के रूप में अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वयं दायर किया, उसके बाद लापता हो गए, गायब हो गए। कभी उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिए, लेकिन उनकी इस पिटीशन के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मामला गांधी परिवार पर और यंग इंडियन कंपनी पर दर्ज कर लिया, जो इन दिनों बड़ी चर्चा पर है। बहरहाल आज अभी बात स्वामी की है, तो स्वामी ने अनाप शनाप आरोप इन मामलों को लेकर लगाए, उसके बाद वो पूरी तरह लापता हो गए, कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए और फाइनली उन्होंने हाई कोर्ट दिल्ली में कह दिया कि इस मामले को अभी थोड़े समय स्थगित कर दिया जाए। अब आते हैं भाजपा के साथ उनके रिश्तों। सुब्रमण्यम स्वामी चूंकि भाजपा में थे तो भाजपा को सुहा रहे थे, गांधी परिवार पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो यहां भी भस्मासुर बन गए। अटल जी से आपकी बनी नहीं, अब मोदी जी से भी आपकी बन नहीं रही। नहीं, मोदी से नहीं बनेगी कभी। क्यों? मोदी जी से क्यों? कई चीजें हैं। आप लोग की पुराने वीडियोस देख के लगता है आप लोग अच्छे दोस्त रहे होंगे। हाँ, नहीं, हम जब नहीं जानते थे इनके बारे तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। ये विद्यार्थी परिषद में था और मैं तो कहता कि मेरे लगेज उठाने के लिए आता था, वो स्थिति थी। जब ये शुरुआत में वो हमारे बहुत अच्छे नेता थे गुजरात में, हरेन पांड्या, उसकी हत्या हुई और जो बातें मैंने देखी उसमें तथ्य, और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना। भस्मासुर इसलिए बने क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मोदी सरकार जब 2014 में आई सत्ता में केंद्र की, उन्हें उम्मीद थी कि उनको अनुभव, उनकी योग्यता और जो कुछ काम भी उन्होंने सही या गलत बीजेपी के लिए किया है, तो मोदी जी निश्चित तौर पर उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे या कम से कम उन्हें किसी आर्थिक नीति वाले महत्वपूर्ण पद पर रखा जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नया शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, स्वामी की अनियंत्रित शैली, लगातार विवादों और अप्रत्याशित बयानबाजी के चलते उनसे दूरी बनाने लगे। सुब्रमण्यम स्वामी को ना तो मंत्री बनाया गया, न ही पार्टी के भीतर कोई उच्च पद सौंपा गया, न ही उनको राज्यसभा भेजा गया। और यहीं से सुब्रमण्यम स्वामी के सुर बेसुरे हो गए। वे बीजेपी पर, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर ही आरोप लगाने लगे। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। तो कहते हैं आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री चाइना गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। हाँ,
अब जिसके कारण मैं आपको आज संबोधित कर रहा हूं, वर्तमान में सुब्रमण्यम स्वामी निचले स्तर पर उतर आए हैं। जो मीडिया का एक हिस्सा है उनको स्वामी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लोग जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियां पसंद नहीं है, वे सुब्रमण्यम स्वामी का साक्षात्कार लेते हैं, उनके अनर्गल बातों को सोशल मीडिया में प्रचारित करते हैं। अब इन दिनों स्वामी वो सब कह रहे हैं जिसकी उम्मीद भाजपा के किसी नेता से कतई नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी खामोश है। वे सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों का ना तो जवाब देती है, ना ही सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। आपको पता है, हमको पता है, बहुत सारे लोगों को, सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की डिग्री को लेकर विवाद है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी इस मामले में, उसके बावजूद श्री सुब्रमण्यम स्वामी लगातार आरोप लगाते हैं, अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, प्रूफ नहीं देते। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को पर भी वो तंज कसते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों को असफल बताते हैं। जाहिर है, यदि उनकी दृष्टि में प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियां असफल है तो उनका अधिकार है, लेकिन आरोप उसी हद तक लगाए जाने चाहिए जहां तक प्रमाण हो और गरिमा हो। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों में ना तो प्रमाण होते हैं और गरिमा का सुब्रमण्यम स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। 2014 में पहली बार बीजेपी को बड़ा बहुमत दिलाकर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, 2019 में देश की जनता ने दोबारा चुना और 2024 में तीसरी बार, उस व्यक्ति के लिए अनर्गल आरोप लगाना, देश के प्रधानमंत्री के लिए, चुने गए प्रधानमंत्री के लिए अनर्गल आरोप लगाना बेहद गंभीर मसला है। नीतिगत रूप से हम नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हो सकते हैं, हमें ये उनसे नाराजगी हो सकती है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं उनके शासनकाल में कमजोर होती जा रही हैं, और ये हमारा अधिकार है कि हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, तभी इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इतने घटिया आरोप लगाते हैं और बीजेपी खामोश है। क्या डर है बीजेपी को आखिर सुब्रमण्यम स्वामी से? सुब्रमण्यम स्वामी अब आरोप लगा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। अमेरिका में एक सेक्स स्कैंडल इन दिनों चर्चा में है, जिसमें अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम घसीट रहे हैं, और बेहद हल्के स्तर पर, कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं जैसा उनकी आदत है, बस केवल सोशल मीडिया में उनकी बाइट्स चलती है, रील्स चलती है। ना तो अभी तक किसी अमेरिका की जांच एजेंसी ने ऐसा कोई दावा किया है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस प्रकार की अनर्गल बातें एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं। No matter if it is big mystery or short mystery, the Prime Minister's name has come in the news media in the United States and in the US Congress. And they are going to debate the matter. And that's enough for me to be concerned. I'm working very hard to get these documents. And maybe after another two weeks, you can ask me again. I might have some issues. निश्चित तौर पर भाजपा के लिए स्थिति असहज है। उनका अपना पूर्व सांसद, कभी उनका हीरो, उनके पक्ष में गांधी परिवार पर अनाप शनाप आरोप लगाने वाला व्यक्ति अब प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा है, भस्मासुर बन गया है, लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी पर कोई एक्शन नहीं लेती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे राज सुब्रमण्यम स्वामी के पास हैं जिनके चलते डर कर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खामोश है? यदि सुब्रमण्यम स्वामी के पास से कोई राज होते, यदि, तो निश्चित तौर पर वो अब तक किसी अदालत में प्राइवेट कंप्लेंट कर चुके होते, जैसा नेशनल हेराल्ड केस में उन्होंने किया। और हमने देखा कि पिछले कई सालों से वो अदालत में जा ही नहीं रहे।
स्वयं हाईकोर्ट में कह रहे हैं इस मामले को स्थगित कर दिया जाए। ठीक वैसे ही यदि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या अन्य किसी बीजेपी लीडर के खिलाफ कोई जानकारी होती तो वो निश्चित तौर पर कोर्ट में जाते, लेकिन आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, फिर भी बीजेपी उन पर एक्शन नहीं लेती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाजपा नहीं चाहती कि उन पर वो कार्रवाई करे और उनको व्यर्थ का हीरो बनाए, अनावश्यक चर्चाएं हो। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि स्वामी के पास दशकों से जमा की गई राजनीतिक, आर्थिक और नौकरशाही स्तर की सूचनाओं का विशाल अंबार है, गोपनीय सूचनाएं हैं, जिसके चलते भाजपा किसी ऐसे टकराव में पड़ना नहीं चाहती जिससे स्वामी खुलकर फाइलें खोलना शुरू कर दे। एक एनालिसिस ये कहता है, वजह बताई जाती है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को ऑलरेडी साइडलाइन कर दिया गया है, मीडिया भी उनको अब ज्यादा नहीं पूछता है, इसलिए बीजेपी लीडरशिप उनको इग्नोर करने की नीति अपनाए हुई है। मेरा लेकिन मानना है राजनीति में प्रतीक और संदेश बहुत मायने रखते हैं। एक और स्वामी है जो कभी कांग्रेस पर बोफोर्स से लेकर नेशनल हेराल्ड तक इतने गंभीर आरोप लगाते रहे और अब उसी शैली में भाजपा नेतृत्व को भी टारगेट कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा है जो यह दिखाना चाहती है कि वो कड़े अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन स्वामी के मामले में उसे एक विशेष अपवाद बनकर रहना पड़ रहा है। यह विरोधाभास मेरी नजर में भाजपा की छवि पर कुप्रभाव डाल रहा है और स्वामी की लगातार बेतुकी बयानबाजी उन्हें मीडिया में प्रासंगिक बनाए रख रही है, भले ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, कोई एविडेंस ना हो। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी का राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति के उथल पुथल भरे चरित्र का एक ज्वलंत उदाहरण तो है ही। एक ऐसे व्यक्ति का जो कभी स्वर्गीय राजीव गांधी का भरोसेमंद सलाहकार था, सोनिया गांधी के साथ उनकी मित्रता थी, बाद में उन्हीं पर हमलावर हो गया, उनके बच्चों तक को नहीं बख्श रहा है, जिसने नेशनल हेराल्ड केस को राष्ट्रीय मुद्दा बना डाला, ईडी इन्वॉल्व हो गई, खुद गायब हो गए। वही व्यक्ति जो भाजपा के लिए कांग्रेस पर लगातार वार करता था, अब भाजपा को टारगेट कर रहा है। उसके आरोपों में कितना सच है, उनके आरोपों में कितनी झूठ है, इसका फैसला तो भविष्य करेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्वामी अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में पूरी तरह कॉर्नर तो कर दिए गए हैं, लेकिन कुंठित होकर वो जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, उस पर बीजेपी को कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं लेती है तो स्वामी, वो सोच रही है स्वामी कॉर्नर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्वामी ये अनर्गल आरोप लगाकर, उनकी खुद की गरिमा कितनी है मैं नहीं जानता, मगर वो ऐसे आरोप लगाकर व्यर्थ का विवाद खड़ा करते रहेंगे। तो अंत में ये प्रश्न आपके पास छोड़े जा रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी से डरती है तो क्यों डरती है?